आप हेलो एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी एक और नए वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे केवीएस टीजीटी मैथ्स के सिलेबस की। ठीक है, मैथ्स सिलेबस के साथ साथ इसमें पूरा पेपर कितने मार्क्स का आएगा, क्या पैटर्न रहेगा, वो सब डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको पसंद आती तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाए, देखेंगे। अब देखो, सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें ये है स्कीम ऑफ एग्जाम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। कि आखिर जो हमारे पास टीजीटी का पेपर आएगा केवीएस का, वो कैसा आएगा। तो सबसे पहले देखो, आप रिटन टेस्ट जो होगा वो 180 मार्क्स का होगा। सारे जो मार्क्स होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। द ड्यूरेशन ऑफ रिटन टेस्ट 180 मिनट्स का होगा। तो यहाँ से आपको कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी। वो क्या है, 180 मिनट्स है, 180 क्वेश्चंस है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव टाइप आपका रिटन होगा। नेक्स्ट है कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस, कि अब देखो आपके पास किस तरीके से वो 180 क्वेश्चन डिवाइड होंगे। ठीक है, सबसे पहले आपके पास जो फर्स्ट पार्ट होगा वो जनरल पेपर का होगा। ठीक है, उसमें सबसे पहले पार्ट में, उसके भी पहले पार्ट में सबसे पहले आपको प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस, मतलब आपके पास 10-10 नंबर के हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। अब ये कैसे हो सकते हैं, ये पैरा बेस हो सकते हैं। ठीक है, कि एक अनसीन पैसेज दे दिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे, और कुछ आपसे ग्रामर के टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके हिंदी इंग्लिश में आएंगे। फिर ये 10-10 क्वेश्चन हो गए, इसका मतलब 20 मार्क्स आपका यहाँ से आएगा। फिर आता है जर्नल अवेयरनेस, रीजनिंग, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर। तो इसका मतलब जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे या करंट अफेयर्स के, वो 10 मार्क्स के आपके पास आएंगे। ठीक है, फिर रीजनिंग 5 मार्क्स का आएगा, कंप्यूटर 5 मार्क्स का आएगा। टोटल कितने हो गए आपके पास अभी तक, 40 को जो है 40 मार्क्स आपके पास अभी तक हो गए। क्या क्या आएगा, हिंदी इंग्लिश आएगा 10-10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का करंट अफेयर्स, रीजनिंग आएगा 5, कंप्यूटर भी आएगा आपका 5 मार्क्स का। 40 मार्क्स यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गए। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये पार्ट 2 भी हमने कर लिया। अब पार्ट 3 में देखते हैं। पार्ट 3 में आपका पेडागोजी आएगा। ठीक है, पेडागोजी में क्या आएगा आपका, देखो, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने टॉपिक होंगे वो 10 क्वेश्चंस वहां से बनेंगे। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, इससे 15 क्वेश्चंस। अब ये 15 क्वेश्चन जो है इन 3 टॉपिक से मिक्स आएगा। क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, एंड पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। इन सब से मिला करके आपके पास 40 मार्क्स का आपके पास ये पेपर आएगा। ठीक है, 40 पीछे हो गया था, 40 अब हो गया, कितने हो गए, 80 मार्क्स आपके कंप्लीट हो गए। इसका मतलब इतना ही आपके पास जनरल पेपर से आएगा। ठीक है, अब आता है सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव आपके पास 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट आएगा, फोर्थ पार्ट। ठीक हो गया। अब इसमें भी देखो, प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कि अब जो आपके पास ना इसके बाद जब 180, ये तो आपके टोटल हो गए 180 मार्क्स। ठीक है, ये कितने हो गए, 180 मार्क्स का आपका पूरा पेपर हो गया रिटर्न। उसके बाद आपका 60 मार्क्स का फिर से इंटरव्यू होगा। उस 60 मार्क्स में वो 30 मार्क्स का आपका डेमो लेंगे, और फिर 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। ये जब इसके कंबाइंड मार्क्स चले जाएंगे 60 आउट ऑफ 60, तो जो ओवरऑल बनेगा ना, वो कैसे बनेगा, देखो। फिर क्या होगा, जो आपका रिटर्न होगा उसका 70% लिया जाएगा, और जो ये 60 है, इस 60 को 30 में कन्वर्ट किया जाएगा। इसका मतलब डेमो से 15 मार्क्स और इंटरव्यू से 15 मार्क्स, 70-30 का रेशो ये होगा। 70 आपका रिटर्न है, 30 आपका ये डेमो और टीचिंग का है। तो इस तरीके से आपका पेपर जो है वो कंडक्ट होगा। आई होप आपको इतना समझ आया होगा कि सबसे पहले तो आपके पास 20 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश के आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। उसके बाद करंट अफेयर से 10 आएंगे, रीजनिंग से 5, कंप्यूटर से 5 आएंगे। ठीक है, और उसके बाद पेडागोजी सबसे इम्पोर्टेंट है,
वो पेडागोजी से आपके 40 मार्क्स का आएगा और 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद जो अगर आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाता है, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसमें 30 मार्क्स का आपका डेमो होगा, फिर 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। ये जब मार्क्स रिटर्न और इंटरव्यू के भेजे जाएंगे तो जो आपका मेरिट बनेगा वो 70-30 के 30 से फाइनल मेरिट बनता है। 70-30 मतलब जो आपका रिटर्न होगा उसका 70% निकाला जाएगा और जो आपका ये डेमो और इंटरव्यू हुआ है 60 मार्क्स का, उसका 30 लिया जाएगा। इस तरीके से आपकी फाइनल मेरिट रेडी होगी। ठीक है, अब हम जो बात कर रहे हैं ये तो है आपका कि पेपर आपका किस तरीके से होगा, पूरी तरीके से किस तरीके से कंडक्ट होगा। सेकंड आ जाता है कि आपका जो स्पेशली आपका सब्जेक्ट है इसमें क्या क्या, क्योंकि ये कितने हैं, कम नहीं है, ये 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर अभी आने वाला है। तो वो उसमें क्या क्या टॉपिक्स होंगे उसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। पहले उन्होंने जो ये मैंने जो भी नोट किया है ये ऑफिशियल वेबसाइट से नोट किया है। ठीक है, इसमें ऐसे नहीं कि मैंने कुछ भी अपना इंक्लूड नहीं किया है इसमें। सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी और सीबीएसई सिलेबस। ठीक है, उसने क्या कहा, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है उसमें एनसीईआरटी और सीबीएसई का सिलेबस इंक्लूड है एंड टेक्स्ट बुक्स भी उसमें इंक्लूडेड है। कहाँ से, 6 to 10 की। हाउएवर द क्वेश्चन विल बी टेस्टिंग द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स एट द लेवल ऑफ ग्रेजुएशन। आप इस लाइन को थोड़ा ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि यही लाइन की वजह से मैंने आज पूरा का पूरा जो है सिलेबस अपलोड किया है। बहुत सी वीडियोस में मैं कमेंट पढ़ रही थी तो उसमें वहां लिखा जा रहा है कि हमें जो है इस टाइम पे ये ध्यान रखना होगा कि उन्होंने ग्रेजुएशन लेवल मांगा है, तो हमें इसे ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। 9th और 10th की बुक्स पढ़, देखिए एग्जाम आपने देना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर आपको क्या पढ़ना है जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो। ठीक है, हम आपको गाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने सिलेबस भी देखा। जो 2023 का पेपर अभी फर्स्ट टाइम ही तो 2023 में केवीएस ने जो है वो मैथ्स के लिए ये सब्जेक्ट का भी सिलेबस दिया है। अदरवाइज इससे पहले सब्जेक्ट का सिलेबस ही नहीं होता था, सब्जेक्ट का कोई पेपर ही नहीं होता था, एक कॉमन पेपर होता था। तो उसके हिसाब से मैंने उसका पूरा सॉल्यूशन भी अपलोड कर दिया। आप सॉल्यूशन भी नहीं देख रहे, क्वेश्चंस तो देखिए। वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बेस्ड हैं 9th और 10th की, जो भी जितने टॉपिक्स हैं ना उन पे बेस्ड है। जहां तक ये लेवल ऑफ ग्रेजुएशन कह रहे हैं ना, लेवल ऑफ ग्रेजुएशन का मतलब ये है कि आपको जो टॉपिक मिला है तो वो क्लास 9th का टॉपिक, लेकिन आपकी उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत डेप्थ में होनी चाहिए। ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, ये नहीं आपको कि अब आपको ग्रेजुएशन का सिलेबस पढ़ना है। कई सारे जो चैनल्स हैं वो ये भी करा रहे हैं कि हमारे चैनल पे आपको 11th भी मिल जाएगा, 12th भी मिल जाएगा, ग्रेजुएशन भी मिल जाएगा। देखिए मैं फिर कहती हूँ, आप सिलेबस देखो ढंग से, उसके बाद आप जा करके पेपर देखो, पेपर और सिलेबस दोनों को मैच करो। कौन सी बुक्स आप, अगर उस सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर में 11th के क्वेश्चन आ रहे हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, 12th के आ रहे हैं तो पढ़ना पड़ेगा, ग्रेजुएशन के आ रहे हैं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर वो क्वेश्चंस इंक्लूड ही नहीं हो रहे तो मुझे लगता है ये वेस्ट ऑफ टाइम है। जितना मैंने पेपर को देखा है कुछ भी 11th-12th से रिलेटेड नहीं आया हुआ है और ना ही वो ग्रेजुएशन से रिलेटेड कुछ आया हुआ है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि क्वेश्चन में जो है वो थोड़ा तो डेप्थ देंगे ना, वो आपको एज अ टीचर बना रहे। ठीक है, तो आप देखिए, मुझे जहां तक लगता है 11th-12th ग्रेजुएशन की बुक्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप 9th-10th का लेवल देखिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बैंक अपने पास रखिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले टॉपिक क्या है इसमें, रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स में भी उन्होंने पूरी डिटेल दे रखी है कि रियल नंबर में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। क्या है, रिव्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, रेशनल नंबर्स एज रिकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ठीक है,
तो वो कह रहे हैं आपके पास कि इस रियल नंबर में ये सारे टॉपिक आएंगे, चाहे वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन रेशनल नंबर्स हैं, जो इरेशनल नंबर्स होंगे वो नॉन रेशनल ही होते हैं, उनका क्या एग्जिस्टेंस है, ठीक है, उनको किस तरीके से नंबर लाइन में आप रिप्रेजेंट करोगे, ये सारे एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर, ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो ये वहां पे आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने को नहीं देगा वो, लेकिन हो सकता है उससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन दे। तो अब आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करने होंगे, और आपको ये जो दोनों ही पॉइंट है ना, आपको आराम से क्लास 9th और 10th के फर्स्ट चैप्टर में इंक्लूड मिलेंगे। ऑफ रियल नंबर वो भी आपको देखना होगा। रेशनलाइजेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑफ द टाइप 1 upon a plus b root x and 1 upon root x plus root y, their combinations where x and y are natural number and a and b are integers। नेक्स्ट आता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स विद इंटीग्रल पावर्स, रैशनल एक्सपोनेंट्स विद पॉजिटिव रियल बेस। नेक्स्ट आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन earlier and after illustrating and motivating through examples proofs of irrationality of root 2 and root 3। बेसिकली वो कह रहा है कि आपको इंटीग्रल जो पावर है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स वो देखने पड़ेंगे, ठीक है, रैशनल एक्सपोनेंट्स देखने पड़ेंगे विद पॉजिटिव रियल बेस, आपको ये फंडामेंटल थ्योरम देखनी पड़ेगी, आपको इरेशनैलिटी प्रूव करने वाले जो क्वेश्चंस है वो देखने पड़ेंगे। तो बेसिकली मैं आपको फिर से कह रही हूँ, ये 9th 10th में आपको आराम से मिल जाएंगे, लेकिन हाँ आपके पास कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बुक है तो जरूर से आप उसको भी रिकमेंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है देखो पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स में आता है डेफिनेशन ऑफ अ पोलिनोमियल in one variable with examples and counter examples, coefficient of a polynomial, terms of a polynomial and zero polynomial, degree of a polynomial, constant, linear, quadratic and cubic polynomial, monomials, binomials, trinomials, factors and multiples, zeros of a polynomial, relationship between zeros and coefficients of a quadratic polynomials, and remainder theorem with example and factor theorem। ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको अगेन 9th-10th की बुक्स में। उन्होंने फिर यहाँ पे भी दिया है फैक्टराइजेशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, वेर a एंड a b c आर रियल नंबर्स एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, वो भी आपको देखना है। ये कुछ आइडेंटिटीज उन्होंने खुद से दी है, इनको आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो टॉपिक 3 में लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है। इसमें क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, introduction to equation in 2 variables, focus on linear equation of type ax plus by plus c equals to 0, explain that a linear equation in 2 variables has infinitely many solutions and justify their being written as ordered pair of real numbers, plotting them and showing that they lie on a line। फोर्थ टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें भी देखो पेयर वाले में तो आपको पता है ना, हम पेयर वाले में क्या करते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन आएंगे या फिर मेनी सॉल्यूशन आएंगे, ये क्या होगा, कंसिस्टेंट है या नहीं है ना, वो सब देखते हैं हम, तो वो सब हमें इसमें देखना होगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन, consistency, inconsistency, algebraic conditions for a number of solutions, next solution of a pair of linear equation and 2 variables algebraically by substitution, by elimination, and simple situational problems related to that। टॉपिक 5 आएगा आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पूरा मिल जाएगा आपके पास क्लास 10th का पूरा एक कॉन्सेप्ट है इससे, क्वाड्रेटिक रिलेशन से, तो उसके जीरोस से लेकर के और उसमें जितना डिस्क्रिमिनेंट है, नेचर ऑफ रूट्स है, वो सब उसमें डिस्क्राइब हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स उसमें आएंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी वो देखो क्या दे रहा है, nth टर्म सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन ए बी एंड देयर एप्लीकेशन ऑफ सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। अब देखो मैं आपको फिर बार बार ये कह रही हूँ कि ये सिर्फ 10th तक ही सीमित है, क्योंकि आपने अब एपी देखा होगा 11th में, तो 11th में जो एपी है वो केवल फर्स्ट एक्सरसाइज अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ठीक है,
नहीं तो सेकंड तो वो पूरा जीपी दे दे रहा है, ठीक है, तो ना इसने जीपी के बारे में कुछ कहा, उसने स्पेशल सीरीज दी हुई है, ठीक है। तो ये क्लास 10th तक इनफ है, लेकिन हाँ क्लास 11th का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हम इसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं जरूर से। नेक्स्ट है टॉपिक 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी वो बहुत छोटी छोटी डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन पूछ रहा है। कोऑर्डिनेट वो क्या कह रहा है, नेम्स एंड टर्म्स एसोसिएट विद द कोऑर्डिनेट प्लेन, नोटेशंस, इस सब आपके पास 9th और 10th की है। टॉपिक 8 में इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, यूक्लिड सिर्फ 9th में है, उसका हिस्ट्री, पोस्टुलेट्स, ठीक है, एक्सिम्स, उनके बारे में डिटेल से स्टडी। लाइन्स एंड एंगल्स ये भी 9th का ही 9th का है ये पार्ट, तो आप देखना लाइन्स विच पैरेलल टू अ गिवन लाइन आर पैरेलल, ये प्रूफ, कुछ प्रूफ भी उन्होंने दे रखे हैं, ठीक है। अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ फॉर्म्ड इज 180 डिग्री, ठीक है। वर्टिकली एंगल्स जो होते हैं, अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट करी, वर्टिकली जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे आपके पास, इक्वल होते हैं। तो ये सब चीजें इस वाले चैप्टर में है। तो हमें इतना ही नहीं, हमें इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं कि हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, एक्यूट एंगल क्या है, स्ट्रेट एंगल्स क्या है, ठीक है, या फिर हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइंस वगैरह वो क्या है, वो इससे रिलेटेड सब हम इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब है ट्राइंगल्स, 10th टॉपिक है ट्राइंगल, तो उसमें कॉन्ग्रुएंसी के बारे में है, 9th में है कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी 10th में, ठीक है। तो दोनों टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे इसके, चाहे वो कॉन्ग्रुएंसी हो चाहे वो सिमिलैरिटीज हो, ये बाद में आ जाएगा आपके पास। ये देखो सिमिलर की कंडीशंस भी सारी है इसमें, आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, सारी की सारी सिमिलैरिटीज की कंडीशन है। और ये 9th का है, ये 10th का है सिमिलैरिटी वाला, और ये जो स्टार्टिंग में था ये सब के सब 9th में मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब देखो ये है क्वाड्रेटिक, ये है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल ये 9th का टॉपिक है आपका, तो उसमें आपको पूरी डिटेल से मिल जाएगा ये, ठीक है, कि कौन कौन से 9th भी क्या, ये आप तभी उन्होंने जो 6th टू 10th कह रहे हैं वो 6th टू 10th, ये उसमें भी अच्छा मिल जाएगा आपको क्वाड्रिलेटरल। तो मैं इसे कहूंगी कि आप इसको बहुत छोटे से पढ़े, क्योंकि आपको इसका बिल्कुल बेस पता चल जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट आता है सर्कल। सर्कल्स भी आप 6th टू 10th का पूरा पढ़ सकते हैं, ये सर्किल मुझे लगता है हर एक उसमें है, ये क्लास में है, तो 6th टू 10th पूरा पढ़ना चाहिए इसको, पर इससे ज्यादा नहीं। अब पूरी कहीं भी इसमें जो इसके सब टॉपिक्स है उसमें देखेंगे तो सिर्फ 10th तक का, देखो लास्ट इसमें देखेंगे अगर हम, तो ये लिख रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। तो इसने सिंपल से एक पॉइंट ये कही कि अगर हम एक पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो ये भी और ये भी, इनकी दोनों की लेंथ एल ही होगी। तो ये 10th तक ही है, इसके बाद नहीं है ये, ठीक है। एरियाज में क्या है, एरियाज वो कह रहा है कि हीरोन्स फॉर्मूला, ये क्लास 9th का है। हीरोन्स फॉर्मूला में आपको पता है कि किसी ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं हम जब तीनों साइड्स डिफरेंट हो। एरिया ऑफ सेक्टर जो है, और सेगमेंट्स ऑफ सर्कल, ये एरियाज में आ जाएगा। ये तो सेक्टर और सेगमेंट का जो एरिया है ये क्लास 10th का है, ठीक है। इससे बेस्ड जो पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो भी आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो ये हमारे पास 9th 10th दोनों में थोड़े थोड़े इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, दोनों हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में आपके पास मुझे लगता है स्टैटिस्टिक्स को आप 6th टू 10th पढ़िए तो आपको बहुत आसानी से पूरा समझ में आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी भी देखो इसमें केवल क्लासिकल डेफिनेशन दे रखी है, जो कि आपको ये आप क्लासिकल ही पढ़ते हो, थ्योरेटिकल तो 11th से स्टार्ट होती है। तो जो क्लासिकल है वो मेरे ख्याल से इसको भी आप 6th टू 10th करें, ठीक है। सिंपल प्रॉब्लम्स है वो लिख रहा है, कुछ भी होता तब हमें इसमें 9th को 10th 11th को और 12th को इंक्लूड करना होता, ठीक है, अदरवाइज इतना इनफ है। ट्रिग्नोमेट्री में देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री में भी वो रिलेशन बिटवीन दी रेशियोज वो बोल रहा है, और कुछ एंगल्स उसने दे रखे हैं। सिर्फ 10th तक का है ये, इससे ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री इसमें नहीं है। मुझे कैसे पता चल रहा है, क्योंकि मुझे पता है 11th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाती है। इनवर्स तो नहीं कहूंगी मैं, तब इसमें जो क्या कहते हैं, जो क्लास 11th है, क्लास 11th में इसके बहुत सारे फॉर्मूलाज स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके बारे में कोई जिक्र इसमें नहीं है।
और 12th में फिर इनवर्स स्टार्ट हो जाता, उसका भी जिक्र यहाँ नहीं है, इसलिए मैंने 10th तक ही कहा है। अब 18th देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो ये आइडेंटिटी है ना, सिंपल आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, तो ये भी सिर्फ 10th का ही है। तो आप इससे भी देख सकते हो। 19 में क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में उसमें कह रहा है एलिवेशन डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन, और वो भी कुछ एंगल्स स्पेसिफिक उसने दिए हुए हैं, तो ये भी सिर्फ आपका 10th का ही रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपके पास 19 टोटल जो थे वो टॉपिक्स थे। ठीक है, मैं आपसे फिर कहती हूँ, आप इसको बीच बीच में पॉज करके हर एक टॉपिक का, इसीलिए मैंने डिटेल से लिखा हुआ है, आप उसको देखो और देखो कि ये सिलेबस आप कहाँ कहाँ से आप ले सकते हो उसके बारे में डिटेल्स। तो जहां तक मैं रिकमेंड करूंगी आपको, पहले आप 9th और 10th इसकी एनसीईआरटी खत्म करें, अगर आप शुरू कर रहे हैं तो। अगर आपने पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो तो मुझसे ज़्यादा आपको आई थिंक पता होगा कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर आप स्टार्ट करें तो 9 से 10 की एनसीईआरटी पढ़िए। उसके बाद डेली आपको कुछ ना कुछ आधे घंटे 30 मिनट्स का या फिर 15 मिनट्स का या 1 आवर का मैं भी वीडियोस अपलोड करती रहूंगी। प्रैक्टिस सेट होगा उसमें, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे उसमें, एनसीईआरटी के टॉपिक्स होंगे, यही टॉपिक्स को डिटेल से मैं बताती रहूंगी। आप एक ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, मैंने हमेशा कहा है, जो भी आपके पास रेफरेंस बुक होगी, रेफरेंस बुक आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। कोई भी रेफरेंस बुक हो 9-10 की, वो भी कर सकते हो। फिर कुछ कुछ चैप्टर्स के लिए मैं अभी आपको बता रही थी, आप 6th से लेकर के 10th की मैथ्स की बुक देख सकते हो, जिसमें कि आपको कई सारे, जैसे हमें डिटेल देने के लिए बहुत अच्छा होता है कि क्वाड्रिलेटरल है, तो वो क्लास 6 की बुक में बहुत अच्छा बताया गया है। आप एनसीईआरटी की क्लास 6 की बुक खोलेंगे तो उसमें आप क्वाड्रिलेटरल के, क्योंकि वो बहुत ऐसे छोटे सा क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन पूछेंगे जो कि हमें कंफ्यूजन होगा, तो आप उतनी डिटेल में वहां पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया 6 to 10th की आप मैथ्स। उसके बाद देखिए, पहले आप इसको बिल्कुल ही कंफर्म एक इसको कर लीजिए, PYQ सॉल्व करिए। इसके बाद सबसे पहले सिलेबस देखा, उसके बाद सेकंड स्टेप करिए आप PYQ, जिससे आपको खुद से आइडिया होगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। फिर आप एनसीईआरटी पकड़िए, एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स करो और सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। उसके बाद रेफरेंस बुक्स हो सके तो वो करो, और क्वेश्चन जहां से मिल रहे हैं वहां से प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपके किसी भी काम आता है तो ज़रूर से आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है मेरे काम को आगे और अच्छे